Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well. Dear students, we have already done mostly about first order reaction, pseudo first order reactions, and examples of hydrolysis of ethyl acetate along with its numerical problems. So dear students, next we are moving towards next topic, that is rate of radioactive disintegration और decay. So dear students, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशंस लाइक अल्फा और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस. यानी कि वो एलिमेंट्स जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप अल्फा बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेडिएशंस की फॉर्म में डिके करते हैं, रेडिएशंस को एमिट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं. तो इस टाइप की जो रेडियो एक्टिविटी होगी, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी. इफ दिस प्रोसेस अकर्स नेचुरली, अगर ये प्रोसेस नेचुरली होता है, देन दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. और देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच ऑन बॉम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटसेट्रा एमिट रेडिएशंस और अल्फा बीटा पार्टिकल्स. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज artificial radioactive elements which after bombardment with neutron और proton produce radioactive isotopes. मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो बनता है वो रेडिएशन को एमिट करता है. तो इस टाइप की जो रेडियो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. सो डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस बाय radioactive element और radioactive isotope is called radioactive disintegration और decay. So dear students, वो प्रोसेस जिसमें अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप में से एमिट होते हैं, तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेडिएशन या गामा रेडिएशन जो एमिट हो रही है, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द number of alpha particles or gamma radiations emitted at any time t depends upon the amount of radioactive या number of atoms of radioactive element present at time t. तो क्या बोला मैंने, बोला है it is observed that rate of disintegration of radioactive element or radioactive isotope depends upon at any time t depends upon number of atoms of radioactive element present at time t. इसका मतलब क्या है, आपको पता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके है, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं. इफ वी कंसीडर n
टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इनिशियली। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम n नंबर ऑफ टोटल एटम रेडियोएक्टिव एलिमेंट के इनिशियली मान लें n नोट, देन n क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम t या एट टाइम t टाइम के बाद जो है n नंबर ऑफ एटम्स उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के प्रेजेंट रहेंगे। तो हमने जो भी बोला है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, इट इज dN/dt। दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, dN/dt। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेफ्ट और प्रेजेंट आफ्टर टाइम t। इसको हम -dN/dt इज इक्वल टू k इंटू n। तो ये पाया गया है डियर स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आफ्टर टाइम t। तो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस decay is found to be of फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a0/a, या फिर क्या लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a डिवाइड बाई a-x। इसमें क्या होता है, a0 इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, a कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t या आफ्टर टाइम t। ऐसे यहाँ पर a क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, a-x क्या होता है, कंसंट्रेशन लेफ्ट। और अभी हमने ये पढ़ा कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए, n नोट, और आफ्टर टाइम t क्या लिया हमने n। अगर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो हमारे पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन k 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग n नोट डिवाइड बाई n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n नोट डिवाइड बाई n हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने लिखा है k इज 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग n नोट बाई n लिखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के होता है। आगे समझ में ये आपको पता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो डिके करते हैं, दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, इट टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है इसके कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो उस केस में जो कंप्लीट टाइम जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कंप्लीशन का टाइम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके वी टेक एवरेज टाइम या एवरेज लाइफ हम लेते हैं। एवरेज लाइफ इन केस ऑफ रेडियो एक्टिविटी वी टेक, हम क्या लेते हैं, एवरेज लाइफ, जिसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लाइफ ही बोलते हैं, हम नेचुरल लाइफ लेते हैं। और दिस एवरेज लाइफ और नेचुरल लाइफ इज डिनोटेड बाय टो, जो टोर का सिंबल होता है जैसे, तो क्या होगा, एवरेज लाइफ टोर इज इक्वल टू 1/k। एवरेज लाइफ टोर जो होता है 1/k के बराबर होता है। और k की वैल्यू क्या होती है 0.693 बाई टी हाफ, तो 1 डिवाइड बाई 0.693 बाई टी हाफ, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ डिवाइड बाई 0.693। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, टो इज इक्वल टू टी हाफ डिवाइड बाई 0.693। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज
लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। देन टी हाफ जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और 0.693, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है और इट इज इक्वल टू 1.44। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू 1/0.693 मल्टीप्लाई में टी हाफ लिख सकते हैं और ये आएगा आपका 1.44 इंटू टी हाफ। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, टो इज इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाई में टी हाफ। So I think this is clear about this topic. Next we are going to study activation energy. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो डियर स्टूडेंट, इसको करने से पहले जो है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जब हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया था उस टाइम पे हमने मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर की बात की थी। एट दैट टाइम वी डिस्कस दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी जो है उसमें डिफरेंस के लिए हमने बोला था कि नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्युलैरिटी की डेफिनेशन में हमने बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, उससे हमने मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन किया था। मतलब एक ही टाइम पर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलैरिटी। तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चले, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी भी। बट रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी all collisions are effective, means all collisions are resulting in the occurring of reaction। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कोलिजन कर रहे हैं सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल क्लास में हमारे पास 30-40 जो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं और हम ये कहते हैं कि क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कितने बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे कहेंगे, सभी हाथ खड़ा करेंगे तो सभी कहेंगे हम सभी पढ़ते हैं। तो इज इट ट्रू? इट इज़ नॉट ट्रू। सभी बच्चे नहीं पढ़ते। अगर सभी बच्चे पढ़ते तो रिजल्ट जो होता 100% आता, 100% स्कोर होता सभी का। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? बिकॉज कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं, कुछ जो है नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑल स्टूडेंट्स who are saying we are studying, they are not actually studying, but those who are studying they get result, उनको रिजल्ट मिलता है, वो स्टडी करते हैं वो रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि जो स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ते हैं वही रिजल्ट लेकर के आते हैं, वही उन्हीं का रिजल्ट अच्छा होता है। इन द सेम वे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में से जितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं वही मॉलिक्यूल रिएक्शंस को कैरी आउट कराते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन के होने के लिए कोलिजन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इफेक्टिव। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collide with each other, but all collisions are not effective. Only effective collisions carry out the reaction. Effective collisions carry out the reaction. One more thing, reactant molecules must have their own energy. देखो, रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है जो वो यूज करती हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। बट
सभी मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है रिएक्शन के होने के लिए, वो नहीं होती। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that reactant molecules should have, that reactant molecules should have to carry out the reaction, is called threshold energy, threshold energy, the energy possessed by the reacting molecules, is called energy of reactants, So dear students, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है एक पार्टिकुलर रिक्वायर्ड एनर्जी तक होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, वो तो रिएक्शन कर जाते हैं, बट जिनकी एनर्जी उस पार्टिकुलर एनर्जी तक नहीं होती वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे घर पर 100% अपना दे रहे हैं पढ़ाई करने में, उनका रिजल्ट एक्चुअल में 100% आता है। दे हैव नॉलेज, बट जो एक्चुअल में 100% जो है हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके पास उस 100% रिजल्ट को गेन करने के लिए एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दे विल हैव टू गेन एक्स्ट्रा एनर्जी, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी उस पार्टिकुलर 100% रिजल्ट के लिए। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उनको चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कहाँ से, ये हमें बाहर से देनी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which the reactant molecules must be supplied to reach the minimum required energy, that is threshold energy is called एक्टिवेशन एनर्जी। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसे हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस एक्सिस पे क्या होगा, एनर्जी। सो देखें यहाँ पर ये ग्राफ है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये है रिएक्टेंट एनर्जी। ये क्या है, रिएक्टेंट एनर्जी। जितनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की है, और दिस कंप्लीट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, एक बैरियर है यहाँ पर। अब एक चीज़ और है, ध्यान से सुने। वो जो बैरियर होता है जहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, वहाँ पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की कुछ अट्रैक्शन हो जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो कॉम्प्लेक्स होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और अब देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो यहाँ तक है, तो बीच की जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी माइनस कर दें, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ए प्लस बी बी, ए प्लस बी बी, तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका बनेगा 2AB। अब देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें ए के बीच की जो बॉन्ड की लेंथ है स्मॉल है, बी के बीच की बॉन्ड की लेंथ स्मॉल है, इस टाइम पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब दोनों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनके बीच की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ए और बी आपस में ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, दोनों की अट्रैक्शन हो जाएगी। तो जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इमीडिएटली डिकम्पोज होता है, इट गिव्स ए बी, ये दोनों अट्रैक्शन बन जाएंगी और ये अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, HiH2 प्लस I2 2HI। तो यहाँ पर देखेंगे H सिंगल बॉन्ड H प्लस में I सिंगल बॉन्ड I। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो इसमें बॉन्ड लेंथ H और H की थोड़ा बढ़ गई, यहाँ पर अट्रैक्शन हो गई, और I के बीच की वो जो है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो गई। ये बन गया आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड complex। when it will decompose it will give 2HI। so dear students, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, बट इसमें दोनों की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस बैरियर पर, एनर्जी बैरियर पर बनता है। उसके बाद जल्दी से फाइनली प्रोडक्ट में। अब आप में से कहीं सोचेंगे ये प्रोडक्ट की लाइन नीचे क्यों है, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लोअर एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होते हैं इफ देयर एनर्जी इज लेस, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, ग्रेटर द एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी लेस इज द एनर्जी। मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी कम है बिकॉज दे आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो ये हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोस्टली रिएक्शंस के केस में ये पाया गया है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो रेट का क्या डिपेंडेंस है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इस इक्वेशन से दिखाते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट n इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री, T को हम मान लेते हैं 298 केल्विन, और T प्लस 10 कितना होगा 308 केल्विन, और रेट कांस्टेंट एट T डिग्री।
तो ये जो n की वैल्यू होगी ये मोस्टली क्या होती है रिएक्शंस के केस में 2 से 3 के बीच होती है, यानी कि डबल से ज़्यादा और ट्रिपल से थोड़ा कम होती है। इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा क्लास में मोस्टली जो बच्चे हैं वो एवरेज होते हैं, एक पार्टिकुलर नॉलेज लेवल के होते हैं, बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं क्लास में वो थोड़े ही होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि जो 100% स्कोर करते हो थोड़े से ही होते हैं, अदर स्टूडेंट्स भी 100% स्कोर कर सकते हैं। कैसे, अगर उनको और ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, और ज़्यादा उनको पनिशमेंट दी जाए, या उनको मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट करके भी उनको जो है आगे लेके आ सकते हैं, और उनको पनिशमेंट दे करके भी ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ये जो लाइन है, ये लाइन बता रही है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, T टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक है, बट ये रिएक्शन में रिएक्शन तो कौन से करा रहे, तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये टेम्परेचर पे यहाँ तक है, ABCD। इस ग्राफ के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी सभी की यहाँ तक है। उसके बाद दूसरा T+10 डिग्री है, उसमें क्या है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो गई है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल जो रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट कैसे हो गए हैं, डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। तो ABEF, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन रिएक्शन एट T, वो ग्राफ ABCD में है, और T10 डिग्री बढ़ाने पर ABEF ग्राफ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप जो है 100% में स्कोर कर सकते हैं। आप भी उन बच्चों में शामिल हो सकते हैं जो 100% स्कोर करते हैं। कैसे, और ज़्यादा मेहनत करके, और ज़्यादा प्रैक्टिस करके, और ज़्यादा मोटिवेटेड हो करके आप लोग जो है अपना रिजल्ट स्कोर कर सकते हो। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, and this was very interesting, and thank you and have a nice day.